तो चलिए आज साइंस फिक्शन की दुनिया के सबसे दिमाग घुमा देने वाले सीन्स में से एक की परतें खोलते हैं। फिल्म इंटरस्टेलर का टेसरैक्ट। हाँ, वही रहस्यमयी जगह जहां कूपर एक ब्लैक होल के अंदर पहुंच जाता है और जहां फिल्म का पूरा क्लाइमैक्स छुपा हुआ है। फिल्म का ये पावरफुल डायलॉग बस एक डायलॉग नहीं है, असल में ये उस पूरी पहेली की चाबी है जिसे हम आज समझने वाले हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये टेसरैक्ट है क्या चीज? ये कौन सी जगह है जहां कूपर ब्लैक होल में गिरने के बाद खुद को पाता है? तो देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कोई कुदरती चीज नहीं है। ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाया गया एक टूल है। इसे भविष्य के इंसानों ने, हाँ वही जिन्हें फिल्मों में बल्क बीइंग्स कहा गया है, सिर्फ और सिर्फ कूपर के लिए ही डिजाइन किया था। और यहीं से असली पहेली शुरू होती है। ये सवाल हमें टेसरैक्ट क्या है से आगे ले जाकर ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये काम कैसे करता है। और इस सवाल का जवाब वो हमारी दुनिया के नियमों से परे है। ये एक हायर डायमेंशन यानी कि फिफ्थ डायमेंशन को समझने में छिपा है। इस तुलना से बाबाटा साफ हो जाता है। देखिए, हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ साथ टाइम को चौथे आयाम की तरह महसूस करते हैं, जो हमेशा बस आगे बढ़ता है। लेकिन पांचवें आयाम में टाइम एक फिजिकल डायमेंशन बन जाता है, मतलब एक जगह की तरह जिसमें आप आगे पीछे जा सकते हैं। और फिल्म इस आइडिया को क्या शानदार तरीके से दिखाती है। समय एक बहती नदी नहीं है, बल्कि एक लाइब्रेरी है जहां कूपर किसी भी पल को, किसी भी किताब को शेल्फ से उठाकर देख सकता है। हर एक सेकंड, हर एक मिनट उसके सामने एक अलग किताब की तरह खुला पड़ा है। लेकिन सोचिए, समय के हर पल तक पहुंच होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, बल्कि कूपर के लिए तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। सोच कर देखिए, आप सब कुछ देख सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। कूपर अपनी बेटी मर्फ के कमरे में एक अदृश्य दर्शक, एक भूत बनकर रह जाता है। अब उसकी सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वो इस अदृश्य दीवार को तोड़कर अपना मैसेज कैसे पहुंचाए। तो सवाल ये था, इस अदृश्य दीवार को कैसे तोड़ा जाए? और इसका जवाब विज्ञान के एक सबसे बेसिक प्रिंसिपल में छिपा था। जी हाँ, ग्रेविटी। फिल्म हमें बताती है कि ग्रेविटी ही वो अकेली फोर्स है जो टाइम और स्पेस के डायमेंशंस को पार कर सकती है। और कूपर को ठीक यही बात याद आती है। और यहाँ कूपर की सोच कमाल का काम करती है। वो एक एक करके समाधान खोजता है। पहले धूल और किताबों के जरिए मैसेज देने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब नाकाम रहता है। फिर उसकी नजर उस घड़ी पर पड़ती है, वो घड़ी जो उसने अपनी बेटी को दी थी। बस उसे अपना परफेक्ट मैसेंजर मिल जाता है। तो मोर्स कोड का इस्तेमाल करके कूपर घड़ी के सेकंड वाली सुई को हिलाकर डॉट्स और डैश बनाता है। और इन्हीं आसान से दिखने वाले सिग्नल्स में वो मुश्किल क्वांटम डेटा छिपा होता है जो पूरी इंसानियत को बचाने के लिए जरूरी था। लेकिन साइंस इस कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। इस पूरे समाधान का असली सार, इसका दिल बहुत गहरा और बहुत ज्यादा ह्यूमन है, जहां साइंस और इमोशंस एक हो जाते हैं। और यहीं आकर फिल्म का साइंस उसकी सबसे बड़ी थीम से जुड़ जाता है, और वो है प्यार। फिल्म के हिसाब से ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक पावरफुल असली ताकत है। यहीं पर साइंस फिक्शन ये सवाल उठाता है कि क्या हमारे एहसास भी साइंस जितने ही असली हो सकते हैं? अब ये डायलॉग वापस आता है, लेकिन इस बार इसका मतलब और भी गहरा है, क्योंकि हम अपनी आंखों से देख चुके हैं कि ये बात सच कैसे हुई। ये कूपर का अपनी बेटी के लिए प्यार ही तो था जिसने उसे सही पल चुनने में मदद की। यही प्यार उसकी प्रेरणा बना, जिसने उसे हार नहीं मानने दी। यानी कि विज्ञान को रास्ता दिखाने वाली ताकत इमोशन ही थी। और जैसे ही मर्फ को डेटा मिलता है और वो उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेती है, टेसरैक्ट का काम पूरा हो जाता है। वो बंद हो जाता है और कूपर को सुरक्षित सैटर्न यानी शनि ग्रह के पास स्पेस में छोड़ देता है, जहां से उसे बचा लिया जाता है। तो इंटरस्टेलर साइंस और इमोशंस का एक ऐसा बेहतरीन संगम है जो हमें सोचने पे मजबूर कर देता है। टेसरैक्ट के पीछे की ये पूरी व्याख्या वाकई कई सवाल खड़े करती है। इस बारे में जितना सोचा जाए, उतने नए विचार सामने आ सकते हैं।